अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़े थे टॉक्सिक लवर, जिसके राइटर हैं अमीर हमज़ा। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हेरपी को इसे बहराम को देखते ही कुछ खटका था। फिर वो खामोश हो गया और बाद में अरमान के मुंह से इसे पता लगा था कि बहराम माँ का कोई दूर का रिश्तेदार है और वो बस अफसोस करने आया था, इसलिए शहीद ने इसे तभी बुला दिया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी ताई ने ही सब किया है। वो कितना बेवकूफ़ था जो अरमान पर शक करता रहा। इसने थककर अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। इसे अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। माँ और बहराम के दरमियान कड़ी जुड़ने के बाद अरमान बेकसूर लगता था, पर फिर जो कुछ इसने महसूस किया वो सब इसका वहम था। ये सब क्या हो रहा है? कौन सच्चा है कौन झूठा, कुछ पता नहीं चल रहा। वो बेड पर लेट गया था। इसके सर में वैसे ही सफर से दर्द हो रहा था। पिछले जितने भी दिन गुजरे थे, इनमें से वो एक रात भी सुकून से नहीं सो सका था, इसलिए अब लेटते ही इस पर नींद खाली आने लगी थी। वो सुबह तड़के का सोया, अभी भी इसे गहरी नींद में था। इसके कमरे की खिड़की खुली थी, जहां से उगता हुआ सूरज अपनी किरणों संग इसे याद से देख रहा था। इन्हें शहर पर तरस सा आ रहा था। ये नींद भी इसकी आखिरी सुकून की नींद है। फिर इसे सुकून कम ही मिलेगा। सूरज की किरणें लॉन में बिखरी थी, पर लॉन के ऊंचे दरख्त इसे ज्यादा टिकने नहीं दे रहे थे और हवा तेज चल रही थी, जिससे मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पे इस वक्त दस्तगीर बैठा था। वो जब आया था तो इसे शहीद ने उधर ही रोक लिया था और इधर दस्तगीर ने इनकार भी किया, पर शहीद के सामने इसकी कम ही चलती थी, इसलिए वो रुक गया। अभी कुछ देर पहले ही इसकी आंख खुली थी तो वो कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। हर वक्त पैंट कोट में मलबूस रहने वाला दस्तगीर इस वक्त ट्राउजर और हाफ आस्तीनों वाली शर्ट में मलबूस था। ये भी इसे शहीद ने ही दिए थे ताकि वो फ्रेश होकर पुरसुकून हो जाए। अब वो टांग पर टांग जमाकर मोबाइल पर नजर जमाया हुआ था। तभी गार्ड इसके करीब आया। साहब, वो अरमान साहब आए हैं। उन्होंने शहीर साहब से मिला है, मुझे नंबर देकर गए थे कि जब साहब आए तो मैं इन्हें खबर कर दूं। और तुमने कर दी? दस्तगीर ने तड़क कर कहा। तो वो चुप सा हो गया। दस्तगीर खड़ा हुआ। उसको पता लग गया ना, तो तुम इनकी खबरें अरमान को देते फिर रहे हो, तो वो तुम्हें सबसे पहले गोली मारेंगे। आइंदा ऐसा ना हो। इससे सख्त लहजे ने में तनबीहा की। गार्ड ने सर हिलाए, फिर तसबस से पूछा, अब इनको वापस भेज दूं? दस्तगीर ने सर ना में हिलाया। अब वो आई गए हैं तो मिले बगैर नहीं जाएंगे, तुम इन्हें अंदर भेज दो। गार्ड सर हिलाकर चला गया। अगले ही लम्हे मेन गेट खुला, जिसमें से अरमान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी को देखने वाले दस्तगीर की आंखें गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी लड़की पर रुक गई। वो भी इसे ही देख रही थी। दस्तगीर के लिए इस पर से नजरें हटाना मुश्किल था, पर खुद पर काबू करता हुआ वो इस पर से नजरें हटाकर आगे बढ़ा और गाड़ी के पास आ गया। तब तक अरमान गाड़ी से निकल चुका था और इसे अरमान का सलाम किया और जिया को मुकम्मल नजरअंदाज। वो अरमान को लेकर अंदर बढ़ गया था और यूं जाहिर कर रहा था अरमान के अलावा इसके घर में कोई आया ही नहीं। जिया के दिल पर न जाने क्यों चोट लगी। इसने लब भिजकर दस्तगीर की पुश्त से नजरें हटा ली। वो भी इसे नहीं देखेगी। इसने फैसला किया जो अभी नाकाम हो जाएगा। अरमान दस्तगीर के साथ लाउंज में आ गया था। बॉस सो रहे हैं, मैं इन्हें देखता हूँ और बताता हूँ कि आप आए हैं। अरमान सोफे पर बैठ गया था। इससे सीढ़ियों की जानिब बढ़ते दस्तगीर से पूछा, जोया मिल गई? दस्तगीर के कदम रुके। हाँ जी, माशाल्लाह से वो मिल गई हैं, और वो भी मिल गया है जिसने इन्हें किडनैप किया था। इसने जानबूझकर ये कहा। वो जांचती नजरों से अरमान के तासुरात देख रहा था, जिसके चेहरे पर अफसोस और गुस्सा था। तुम्हें इस शख्स से गुलवाना चाहिए कि इसने ये सब किसके कहने पर किया। इसके तासुरात वही थे जैसे इसके अल्फाज थे। दस्तगीर ने इस पर से नजरें हटाई जो सीढ़ियां चढ़ने लगा। अरमान सच में बेकसूर है, इसे अब यकीन हो गया था, क्योंकि अगर ये सब अरमान ने करवाया था तो वो इस वक्त क्यों पुरसुकून घर में ना बैठा होता। वो शहीद के कमरे के दरवाजे के बाहर सामने रुक गया था। इसने आहिस्ते से दस्तक दी तो अंदर से फौरन आवाज आई। वो अंदर दाखिल होकर बोला, बॉस, अरमान साहब आए हैं। शहर की आंखों में नींद का खुमार था। वो बगैर शर्ट के बेड पर लेटा था। बाल उलझे बिखरे और बेतरतीब थे। तकिए को बाजू पर रखकर इसने इस पर सर रखा हुआ था। वो शहीद चौंका। वो क्यों आया है और इसे किसने बताया कि हम आ गए हैं? वह हैरान सा बैठ गया। दस्तगीर ने गला साफ किया और बता दिया कि इसे गेट पर मौजूद गार्ड ने खबर की है। शहीद के माथे पर बल पड़े। मैंने इसे समझा दिया, अब दोबारा नहीं करेगा। दस्तगीर ने इसके चेहरे पर गुस्सा फैलते देखा तो तेजी से कहा। शहीद अब बेड पे बैठ चुका था। इसने कुछ देर सोचा और वो अरमान से मिले या नहीं, फिर इसने दस्तगीर को कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। दस्तगीर को ताज्जुब हुआ कि शहीद अरमान से मिलने के लिए इतनी आसानी से मान गया, पर वो अपनी हैरानगी को छुपाता हुआ खामोशी से चला गया।
और शहीर के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो भी अब अरमान से मिलना चाहता था ताकि वो इसकी माँ तक पहुंच सके। इनके सामने खड़ा होकर वो बहराम को मौजू शुरू करना चाहता था ताकि वो उनके उड़ते रंग देख सके। इसलिए वो उठा और फ्रेश होने चला गया। जब वो नीचे लॉन्च में आया तो सुरमई स्लीव शर्ट और जीन्स की पैंट में मलबूस था। बाल पफ की सूरत ढले हुए थे, चेहरे की शेप भी इसने छोटी कर ली थी। वो इस वक्त निखरा निखरा हसीन लगता था। अरमान इसे आता देकर खड़ा हुआ और इसके गले लग गया। शहीद ने पहली बार इसे रोका नहीं था। शायद वो अपने रवैयों पर पशेमान सा हो रहा था। वो अरमान को गलत समझ रहा था। इसने अभी से मुकम्मल ठीक नहीं समझा था, पर वो अब अपने रवैये पर कुछ काबू रखना चाहता था। दस्तगीर वहां से जा चुका था, इसका दिल बाहर लगना था, इसलिए वो बाहर की जानिब खिसक गया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें जोया मिल गई। मिलनी ही थी। मैं अब अपने से जुड़े किसी शख्स को दूर नहीं होने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो इसके सामने सोफे पर टांग जमाए बेनियाजी से बैठ गया था। अरमान ने इसकी बात पर मुस्कुराकर सर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। मैं पहले तो तुमसे माजरत करना चाहता हूँ, शहीद ने बहस समेटी। किस लिए? मैंने तुम्हें बताए बगैर शादी कर ली। शहीर उछलकर सीधा हुआ। क्या? वो इसी अंदाज में बोला। हाँ, बस एक लड़की पसंद आ गई थी। एक तरफा मोहब्बत और खो देने का डर, इसीलिए जल्दी करवा ली। दूसरा, लड़की वालों की तरफ से भी जल्दी का असरार था, इसलिए। वो शर्मीली सी मुस्कान से शान चुकाकर बोला। शहीर इसकी बात के मुकम्मल होते ही नॉर्मल हो गया था। इसे क्या अरमान शादी करे या ना करे, इसे ना अरमान से सरोकार था और ना ही इसकी शादी से। इसने अरमान को कहा, तुम शर्मिंदा मत हो। मुझे कोई अफसोस नहीं है तुम्हारी शादी की बिरयानी से महरूम होकर। अरमान ने इसके बेसाख्ता कहने पर बस खिलखिलाकर हंस दिया। शहीद ने यह बात इसी स्पॉट अंदाज में कही थी, पर अरमान को बहुत हंसी आई थी। पर मुझे तो बहुत है। मेरा भाई नहीं आया मेरी शादी में। शहीद, वो थोड़ा सा आगे हुआ। मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे। शहीद ने इसे सवालिया नजरों से देखा। तुम अपनी भाभी से मिल लो, पर मिलना मेरा भाई बनकर। मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया था, वो तुमसे मिलना चाहती है। शहीद ने बेजारी से अरमान को देखा। हुई कब है तुम्हारी शादी? बेदिली से पूछा गया। कल, वो खुशी से बोला। कब मिलना है? शहीद अब इनके घर जाना चाहता था, माँ से भी तो मिलना था इसने, पर वो ये नहीं जानता था कि वहां जिससे शहीद मिलेगा, इसे देखने के बाद इसकी दुनिया तक हिल जाएगी। जब तुम कहो। अरमान के जवाब पर शहीद तो कीर को लहजे में सुबहते हुए कहा। अभी चलते हैं, खाना आज मैं तुम्हारी तरफ ही खाऊंगा। और अरमान के इस जवाब पर शशता रह गया। वो फटी हुई आंखों से शहीद को देखता रह गया। क्या हुआ? शहीद जानता था वो क्यों हैरान है, पर फिर भी जानबूझकर पूछ रहा था। अरमान फौरन संभला। नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ये बात वो ना भी बताता तो भी इसके चेहरे पर हैरानगी आया थी, पर फिर भी एकदम से इसकी मुस्कान मानी पड़ी। पर तुम्हारी भाभी तो अपनी अम्मी के घर गई हैं। शहीद ने शानिश काया कर हाथ उठाया और लब खींचकर अरमान को देखा। मैं आज ही जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा। इसने फैसला सुनाया और अरमान मान गया। ठीक है, मैं इन्हें बुला लेता हूँ, शाम को फिर छोड़ाऊंगा। तुम इतने तैयार हो जाओ। मैं तैयार ही हूँ। इसने पुरसुकून होकर सोफे की पुर से कमर टिका ली और अरमान को देखने लगा, जो तेजी से खड़ा होकर मोबाइल पर उंगलियां चलाता हुआ कुछ दूर चला गया। शहीद की नजरें इसी पर थी, तभी ये इतना निखरा और कमलाया हुआ लग रहा था। इसे अरमान की मध्यम मुस्कान को अब ठीक से पहचाना था। शादी के बाद तकरीबन एक हफ्ते तक मर्द पे से दूल्हे वाला रूप नहीं जाता। इसकी मुस्कान ही इसकी नई जिंदगी की खुशी की गवाही देती थी। और बाहर दस्तगीर अपनी पहली वाली जगह पर आकर बैठ चुका था। मोबाइल सामने करके वो इस पर नजरें किए हुए था, क्योंकि वो जानता था जिया गाड़ी के पास खड़ी इसे ही देख रही है। जिया कुछ देर वहां खड़ी रही, फिर अचानक इसे लॉन में लगे फूल इतने अच्छे लगे कि वो इनके पास आ गई। बहुत प्यारे फूल हैं। इसने तबसरा किया, तई चाहिए, पर ना मिली। वो बेनियाजी से मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा। जिया ने घूम कर इसे देखा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंदाज ऐसा किया जैसे इसे दस्तगीर का यहाँ होना नापसंद आया हो। दस्तगीर ने नजर उठाकर इसे स्पॉट चेहरे से देखा। फिर कहाँ बैठूं? जिया कदम कदम चलकर इसके सामने आ गई। अपने घर जाकर, गर्दन अकड़ाकर कहा गया। नजरें इसी की आंखों पर ही थी, जिनमें वो मोहब्बत तलाश कर रही थी। दस्तगीर ने इस पर से नजरें हटा ली। आप भी अपने घर बैठा करें। इसकी बात पर जिया के सर पर लगी और तलवों पर बुझी। क्यों? तुम्हें मेरे आने से क्या तकलीफ है? इसे गुस्सा आया दस्तगीर की बात पे, लेकिन दस्तगीर को इस पे अब कुछ भी नहीं आ रहा था, ना प्यार ना गुस्सा। वही जो आपको मेरे यहाँ बैठने से है। इसका लहजा ठंडा था, पर जिया अंदर तक जल गई थी। दांत कचकचाकर वह कुछ कहने ही लगी, फिर पैर पटका। बहुत अच्छी बात है। तुम इस दिन के बाद दोबारा मेरे सामने नहीं आए अपनी मोहब्बत का इजहार करने, वरना अच्छा ना होता। जिया ने सीने पर बाजू लपेट लिए थे। वो जाने का इरादा करके फुर्सत से रुक गई थी। नजरें और लहजा तंजिया था, पर दिल अंदर ही अंदर डूब रहा था। अब वो क्या जवाब देगा?
दस्तगीर कुर्सी से खड़ा हुआ और मोबाइल ट्राउजर की जेब में डाला और जिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप फिक्र ना करें, मैं अब कभी आपके सामने नहीं आऊंगा और ना इजहार करूंगा और ना आपसे बात। पर क्यों? जिया ने खुद को यह कहने से बाज रखा, पर दिल तो जख्मी हो गया था। अंदर तलखी ने सर उठा लिया था। अच्छी बात, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत ही 4 दिन की थी, तभी तो इतनी जल्दी दम तोड़ गई। वो पता नहीं क्या जताना चाह रही थी, लेकिन वो कहकर वहां से चली गई और गाड़ी में बैठ गई। वहीं से दस्तगीर को एक बार घूरकर फिर से सर झटकर शीशा ऊपर चढ़ा लिया। दस्तगीर के लबों पर बेसाख्ता ही मुस्कान दौड़ गई। वो जिया नहीं समझ पा रही थी कि वो दस्तगीर समझ गया था, और इस लम्हे इसे लगा था कि वो आसमानों पर पहुंच गया है। दिल इतना खुश हो गया था कि वो अंदाजा ही ना कर सका। लेकिन इसने अभी फौरन अंदर जाना था, न जाने अंदर क्या हो रहा होगा। इसलिए इसने अपनी खुशी पर काबू किया और अंदर बढ़ गया। जिया को लगा कि वो इसे फिर से नजरअंदाज कर गया है। भाड़ में जाए। इसका दिल कर रहा था कि वो दस्तगीर का गिरबान पकड़ ले और पूछे इससे, क्या? दिल ने फौरन सवाल किया, जिस पर वो नजरें चुरा गई। आयशा और मान की कॉल जब आई थी तो इस वक्त वो आपी वगैरह के साथ लाउंज में बैठी थी। सभी से मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे, जिन पर वो बेदिली से जवाब दे रही थी। जब अरमान की कॉल आई तो वहां से उठकर एक तरफ जाने लगी कि इसने आपी की शरीर नजरों को देखा, जिनसे इसे दुख हुआ। इसे लगा जैसे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अरमान ने इसे फोन पे बताया कि इसका छोटा भाई आज दोपहर खाना इन्हीं के घर खाएगा, इसलिए वो वापिस आ जाए ताकि वो भी इनसे मिल ले। अरमान ने इसे माजरत भी की कि वो कहाँ, वो इसे लाजमी शाम को छोड़ जाएगा। आयशा ने कोई खास इस बात पर रद्दमल ना दिया। वो कोई एहतजाज या उदास नहीं होना चाहती थी। आप अब्बू को बता दें, इसे कहकर फोन आकर अब्बू को दे दिया था। अरमान बहुत शर्मिंदा लहजे में बोल रहा था, बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन वो चाहता था कि आयशा कुछ देर के लिए वापस लाजमी आ जाए। अब्बू ने इसकी हालात और बात को समझते हुए इसे कह दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं छोड़ जाता हूँ आयशा को। नहीं नहीं अंकल, ऐसे में अब शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं बस वहीं आ रहा हूँ, आप आयशा का कह दे, वो बस स्टडी रहे। अबू ने सर हिलाकर आयशा को जब फोन वापस दिया तो इसे अरमान की कही बात बता दी। इसने भला क्या तैयार होना था, वो तैयार ही थी, बस इंतजार में बैठ गई। ठीक 20 मिनट बाद अरमान ने आकर इसे ले लिया और वो अंदर नहीं आया था। उस जरूरत में था, इसीलिए वो बाहर से ही आयशा को लेकर चला गया, पर वो शाम में आने का वादा करके गया था। वो पूरे रास्ते आयशा को बताता आया था कि वो अपने छोटे भाई से मोहब्बत करता है और इसका छोटा भाई कितना गुस्से वाला और शरारती था। बचपन में वो बार बार भाई कह रहा था, ये मेरी जान कह रहा था। वो अपने छोटे भाई का नाम नहीं ले रहा था, और आयशा को भी ना इसमें भाई में दिलचस्पी थी और ना ही इसके नाम में। वो तो बस खामोश बैठी जबरदस्ती ये सब सुन रही थी। घर पहुंची तो इसे घर में तनाव महसूस हुआ। माँ के चेहरे से लगता था कि वो आने वाली क़यामत से खुश नहीं है, पर अरमान की वजह से खामोश थी। घर में मुलाजिम इधर उधर भागकर तैयारियां कर रहे थे। किचन में मौजूद कुक तरह तरह के खाने बना रहा था। अरमान एक एक चीज को अपनी निगरानी में बनवा रहा था। आयशा सबसे लाताल्लुक बैठी थी, वो वहां होकर भी वहां मौजूद नहीं थी। मेज पर जब खाना लगने लगा तो वह भी मुलाजमा के साथ आकर खड़ी होगी। बैठे बैठे वो थक गई थी। जी अपने कमरे में चली गई थी। इसने कह दिया था कि इसके सर में दर्द है, और माँ ने भी बेदिली से लाउंज में ही बैठी थी, जिस पर आयशा बहुत हैरान थी कि अगर आने वाले से इतनी ही नाराजगी है तो इसे बुलाया ही क्यों गया। पर खैर, इसे क्या, वो मुलाजमा के साथ टेबल पर खाना सेट करवा रही थी जब इसे बाहर अरमान की आवाज़ आई। वो आयशा को ही आवाज़ दे रहा था। इसकी आवाज़ देने पर ही शहीद ने शौक नज़रों से अरमान को देखा। एक पल को तो इसे लगा कि फौजी से इसी की आयश को आवाज़ दे रहा है, पर फिर इसने झटक कर अपने वहम को चुप कराया। और जब डाइनिंग हॉल में कदमों की चाप पे बाद डीप पिंक फ्रॉक में उस हल्के मेकअप में सरापा नजर झुकाकर सामने आया तो शहीद को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। इसकी आंखें बाहर गिरने को हो रही थी। अरमान इसके पास से आयशा के करीब आया और जो नजर झुकाकर अपने दुपट्टे को ठीक करी थी। अरमान ने इसके पास आकर अपना बाजू इसके गिर्द घायल किया और शहीद को देकर कहा, शहीद, यह है मेरी बीवी आयशा, अरमान मलिक। शेर को यूं महसूस हुआ जैसे इसके मुंह से किसी ने खींचकर थप्पड़ मारा हो। जो नाम आयशा ने अरमान के मुंह से सुना, इससे इसी की रूह कब्ज हो गई। अरमान के बाजू लपेटने से इसने पहले अरमान को चौंक कर देखा था, और अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सामने देख सके जहां अरमान देख रहा था। घर में सब कुछ रुक गया था, हर शोर, हर आवाज। आयशा ने बड़ी हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई, और जब इसकी नजर साकित खड़े शहीर पर पड़ी तो इसके सामने पूरी दुनिया ही घूम गई। घर की दीवारें, सोफे, सब कुछ इसके सामने गोल गोल घूमने लगे थे। आयशा का दम घुट गया। इस पर तो आसमान ही टूट पड़ा था। इसका पूरा वजूद लरसने लगा, सांस गहरे होने लगे। वह शहीद की नीली आंखों पर अपनी नजर जमाना चाहती थी। वह हिसाब करना चाहती थी कि अब इसकी आंखों में कौन सा तासुर है। बहुत गौर से देखने के बाद इसे अपने सामने किसी भूखे शेर के खड़े होने का गुमान हुआ, जो इसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तुम मेरी अमानत हो, अगर इसमें खयानत हुई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा आयशा। आयशा का दिमाग माउफ होने लगा था।
वो डगमगा गई। इसने अरमान का बाजू पकड़ा पर कोई फायदा ना हुआ। शहीर अचानक से पलटा और एक खूंखार नजर शहर पे डालकर वहां से चला गया था और पीछे आयशा के लिए अपना वजूद संभालना मुश्किल हो गया था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो फर्श पर गिरती चली गई। इसे लगा कि वो अब कभी उठ नहीं सकेगी। इसने अपनी रूह को खुद से जुदा होते पाया। अरमान पहले शहीद के यूं अचानक पलट के जाने पर हैरान था। वो इसे आवाज देता भी आगे बढ़ रहा था कि पीछे आयशा बेहोश होकर गिरी। वो मजीद परेशान हो गया। माने खुद सब कुछ ताज्जुब में मुब्तला हो गई थी कि ये सब क्या हुआ है। पर जो अब किसी के पास नहीं था, और जिनके पास था इनमें से एक जा चुका था और दूसरा अब इस हालत में नहीं था कि कुछ भी कह सके। सड़क पर धूप की किरणें बिखरी थी। वो सड़क के किनारे मशकूक निगाहें तराफ में डालता तेजी से चल रहा था। कानों पर गो बैग लटका था, मुंह पे मास्क लगाकर इसने काला कोट पहन रखा था, सर पे कैप थी। पास से गुजरने वाले को इसे अजीब नजरों से देख रहे थे कि दोपहर की गर्मी में ये इतना कुछ कैसे पहनकर फिर रहा है। पर इन्हें क्या पता कि इस मशकूक चाल वाले को अब जान का खतरा है। इसने मोबाइल सामने किया तो इस पर एक मैसेज आया हुआ था, रियाज शहीद पाकिस्तान वापस आ चुका है और अब तुमने इस मुल्क से निकलना है। रियाज की आंखें परेशान हो गई। मैं कहाँ जाऊंगा? अचानक से इसे टाइप करके भेज दिया। जवाब फौरन आया, हमने तुम्हारे इस मुल्क से निकलने के सारे इंतजाम कर दिए हैं और वादे के मुताबिक हमने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख भी ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आया। तुम सच में काम के बंदे साबित हुए हो। रियाज की जिन आंखों में भी अभी परेशानी थी, पैसों का जिक्र सुन के वो आंखें चमकने लगी थी। इसने जवाबी मैसेज लिखा, आपका बहुत शुक्रिया, पर मुझे आप भेज कहाँ रहे हैं? ये तुम्हें एयरपोर्ट पर जाकर पता लग जाएगा। तुमने कल शाम में एयरपोर्ट पहुंच जाना है। वहां तुम्हारी फ्लाइट बुक हो गई है। तुम बआसानी इस मुल्क से और शहर से दूर चले जाओगे। रियाज ने ये मैसेज पढ़ा तो इसे सुकून का महसूस हुआ। बस एक दिन ही की तो बात है, फिर वह यहाँ से चला जाएगा और इसे कभी छुप कर जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। कुछ वक्त पीछे चलते हैं। इसी दिन जब आयशा शहीद मलिक के बंगले पर पास टैक्सी से उतरकर सीढ़ियों से पलटने पर धक से रह गई थी और उसकी आंखों में अचानक खौफ ने सर उठाया था। कैसी हैं आप मैम? इसके पीछे रियाज खड़ा मुस्कुराकर इसे देख रहा था। आयशा ने एक दो बार पहले भी इसे देखा था। वो जानती थी ये शहीर का गार्ड है, इसीलिए वो कुछ संभली। मैं ठीक हूँ, मैंने शहीर से मिलना था। वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे। रियाज ने सर हिलाया। मैंने भी आपसे बात करनी थी। क्या आप मेरे साथ कुछ देर बैठकर बात कर सकती हैं? आयशा जज्बत सी हुई। इसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी थी। रियाज इसके जवाब का मुंतजिर खड़ा इसे ही देख रहा था। आयशा को कुछ वक्त लगा फैसला करने में, फिर इसने सोच समझकर सर इस बात में हिला दिया। वो रियाज के साथ कैफे में मौजूद थी। रियाज इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा कह रहा था, शहीर साहब इस मुल्क से जा चुके हैं। आयशा को झटका लगा। पर क्यों? रियाज के चेहरे पर अफसोस फैल गया। इनकी आज शादी हो गई है। आयशा को लगा कि वो कुर्सी से नीचे गिर जाएगी और इसे संभलने के लिए टेबल को थाम लिया। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। जरूर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। इसने कहते साथ ही मोबाइल की स्क्रीन आयशा के सामने की, जिसपे शहीर जोया के साथ खड़ा था। इसने ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था और जोया सफेद गाउन में हाथों में गुलदस्ता लिए खड़ी थी। वो दोनों ही तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। रियाज एक एक तस्वीर इसके सामने करता जा रहा था, जिनमें कहीं शहीर ने जोया को अपने सीने से लगा रखा था तो कहीं जोया इनकी बाहों में झूल रही थी। आयशा का दिमाग माउफ होने लगा। ये सब कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे। रियाज ने इसकी बात काटी। नहीं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करते थे, वो बस आपके साथ टाइम पास कर रहे थे। आपके और इनके स्टेटस में बहुत फर्क है। ये बात कहते इसने अंदाज जताने वाला था। आयशा ने इसे बेयकीनी से देखा। नहीं, ये तस्वीरें झूठी हैं, इसने रियाज को कहा तो वो इसके आजूदगी से आयशा को देखने लगा। तस्वीरें झूठी हो सकती है पर वीडियो तो झूठी नहीं हो सकती ना। इसे कहकर मोबाइल की स्क्रीन वीडियो चला दी, जिसमें शहीद जोया को सुर्ख गाड़ी में बिठाकर सबको अलविदा हाथ हिलाकर कह गया। आयशा के लिए इतना काफी था। इसके साथ चटकने लगे। इसने टेबल पर कोहनियां रखकर इनमें चेहरा गिरा लिया। रियाज ने इसे बागौर देखा। जब इसे यकीन हो गया कि आयशा इसकी बातों में आ गई तो इसे मजीद कहना शुरू किया। वो तो बस आपके जज्बात के साथ खेल रहे थे और कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे और आपको फिर से ट्रैप करेंगे, अपनी मीठी बातों में फंसाएंगे। आपको कहेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करते और शायद आपको ये बात भी नहीं पता कि वो एक क्रिश्चियन है। आयशा पे बिजली गिरी। इसने सदमे से चेहरा उठाकर रियाज को देखा। क्रिश्चियन? हाँ जी, वो क्रिश्चियन है। इनकी माँ गैर मुस्लिम थी। जोया भी इन्हें खालाजाद बहन है। इनमें से किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। शहीद साहब के डैड और इनकी मम्मी के दरमियान इसी शर्त पर शादी हुई थी कि वो दोनों अपने अपने मज़हब पर रहेंगे और बच्चे बड़े होकर जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। और शहीद साहब ने सैयद कबूल कर ली। आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, पर सब कुछ इसके सामने था। चर्च में शादी, शादी की तस्वीरें, वीडियो, स्टेटस में फ़र्क, सब कुछ ही तो इसके सामने था। अब वो किस चीज़ की बिना पर इन सबको जुटलाए? राज ने इसके सर पर हाथ रखा। आप मेरी बहनों जैसी हैं, इसलिए मैंने आपके साथ भलाई करने का सोचा। मैं नहीं चाहता कि
आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, इसीलिए आपको ये सब सच बता दिया। आयशा के दिल पर किसी ने जंगल छुरी चलाना शुरू कर दी थी। रियाज झूठ नहीं कह रहा था, झूठ शहीद कह रहा था। वो इसे धोखा दे रहा था, इतना बड़ा धोखा। इसे तकलीफ से आंखें मींच ली थी। फिर वो कुर्सी से खड़ी हुई और तेजी से एक कैफे से निकल गई। इसका दम घुटने लगा था। इसे लग रहा था कि जैसे इसके सीने पर किसी ने भारी सील रख दी है। जब आयशा वहां से निकल गई तो पीछे रियाज ने मोबाइल सामने किया और इस पर मैसेज लिखने लगा। काम हो गया है बॉस। इसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक शफाक मुस्कान। दोबारा अरमान मलिक के बंगले में आते हैं जहां से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। इसने अरमान के बंगले से गाड़ी निकाली और सड़क पर दौड़ाने लगा। इसका जहन अभी तक धुएं की जद में था। इसे समझ नहीं आई थी कि ये सब क्या हुआ है। आयशा अरमान की बीवी है। इसकी आयश अरमान की। इसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस दुनिया को जलाकर राख कर दे। इसे अपने हर तरफ अरमान का वो जुमला गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था जब इसने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, शहीद, यह है मेरी बीवी आयशा अरमान मलिक। शहीद ने कर्ब से आंखें मीचकर खोली और स्पीड बढ़ा ली। न जाने इसने कितने ही सिग्नल तोड़े, कितने ही लोगों ने इसकी गाड़ी की पुष्ट को देखकर गालियां निकाली, और पर वह इस वक्त जख्मी शेर बना हुआ था। शहीद अपने बंगले में पहुंच चुका था और दस्तगीर को अपने साथ नहीं लेकर गया था। और अब जिस हाल में वो पोर्च में गाड़ी खड़ी करके गाड़ी से निकला था, इसे देखकर दस्तगीर की हवाइयां उड़ गई थी। इसने शहीद की आंखों में इस वक्त सिर्फ वहशत देखी थी। वो गाड़ी का दरवाजा पूरी कुव्वत से बंद करता अंदर की तरफ बढ़ गया था। दस्तगीर भी इसके पीछे भागकर अंदर दाखिल हुआ। शहीद ने अंदर जाते ही लाउंज में रखी मेज पर पड़े गुलदान को उठाकर खींचकर दीवार में मारा। ऐसा नहीं हो सकता, वो चिल्लाया था। इसकी आवाज़ किसी जख्मी शेर जैसी थी। दस्तगीर को लगा जैसे घर की दीवारें इसकी आवाज़ से थरथराई हैं। इसका खून सूख गया है। वो जहां था वहीं रुक गया। शहीद जुनून की आखिरी हद तक पहुंच लाउंज में रखी कुर्सी और चीज़ों को तहस नहस कर रहा था। घर में होने वाले शोर को सुनकर जोया भी अपने कमरे से बाहर आई। जब इसने शहीद को नीचे चीज़ें तोड़ते देखा तो वो भागकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। क्या हुआ है शहीद? वो इसका करीब आकर बोली थी। शहीद ने सोफे के कुशन उठाकर दूर उछाले और उसे जोया के सवाल का जवाब नहीं दिया था। इसके जहन में बस वो सब चल रहा था। आयशा के गिर्द अरमान का बाजू, वो सब जब दोबारा से इसकी आंखों के सामने आया तो इसका दिल कट कर रह गया। वो दस्तगीर की तरफ आया। मुझे पिस्टल दो अरमान, मैं अरमान को जान से मार दूंगा। दस्तगीर इसकी बात पर शल रह गया। वो अभी तो ठीक ठाक यहाँ से अरमान के साथ गया था और अब वो इसकी जान लेना चाहता था। दस्तगीर शोशोपंच में मुब्तला हो गया। वो इसका हुक्म टाल नहीं सकता था। इसने अभी पिस्टल शहीद के हाथ में ही रखा था कि जोया ने आगे बढ़कर पिस्टल उठा लिया। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शहीद ने जिन नजरों से इसे देखा था, इस नजरों में जोया की रूह अंदर तक काम कर रह गई, पर वह सामने से हटी नहीं और ना ही से शहीद को पिस्टल दिया। मुझे बताओ तो सही, शहीद हुआ क्या है? इसे शहीद का हाथ पकड़ा। शहीद का अंदर चलता लावा इसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। इसके अलावा पहली बार जोया ने लरजते देखे थे। "म- मेरी आयश। वो घुटने के बल बैठने लगा जैसे कोई बहुत थक गया हो, जैसे कोई बिल्कुल टूट गया हो। जोया इसको यूं बैठते देखकर परेशान हो गई और शहीद इसके सामने बैठ गई। क्या हुआ आयशा को? इसने डरते डरते पूछा। इसे लगा शायद इसकी तरह आयश भी। शहीद ने अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे। अरमान की जिस लड़की से शादी हुई है वो मेरी आयश है। जोया को झटका लगा। दस्तगीर को भी इसकी बात पे करंट लगा था। ये कैसे हो सकता है? जोया ने सदमे से पूछा। शहीद ने फर्श पे मुक्का मारा। हुआ है जोया, मैं इसे अरमान के घर देख कर आ रहा हूँ। इसने मेरे सामने मेरे आयश के। इसे जुमला मुकम्मल पे ही नहीं हो पा रहा था। इसका गला पहली बार आंदा था। जोया ने खुद अपना सर पकड़ लिया था। इसे जैसे कुछ याद आया तो इसने शहीद को देखा। पर तुमने तो मुझे बताया था कि रियाज ने इस पर नजर रखे हुए है, और इतना कुछ हो गया और इसने तुम्हें खबर क्यों नहीं की? शहीद को भी अब रियाज का ख्याल आया था। इसे नजर उठाकर दस्तगीर को देखा। रियाज कहाँ है? मुझे वो सुबह से दिखाई नहीं दिया। इसने जवाब दिया तो शहीद का दिमाग मजीद घूम गया। तुम लोगों को किसी चीज का होश होता है? मुझे अभी रियाज अपने सामने चाहिए। वो दौड़ा तो दस्तगीर तेजी से सर हिलाकर सर्वेंट क्वार्टर की जानिब भागा था। जब वो वापस आया तो इसके चेहरे पर इज़्तिराब था। शहीद को जोया बहुत मुश्किल में ही इसरार करके सोफे पर बिठा चुकी थी। वो पानी लेकर आई थी। जब दस्तगीर ने शहीद को बताया, जिस दिन हम यहाँ से अमेरिका गए थे, रियाज भी इसी दिन से यहाँ चला गया था। इसने गेट पर मौजूद गार्ड को कहा था कि वो आपसे छुट्टी लेकर जा रहा है। शहीद को लगा जैसे वो हर तरफ से फंस गया है, यहाँ फंसाया गया है। सब कुछ इसे अपने हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। वो सोफे से खड़ा हुआ और कदम कदम चलता दस्तगीर के सामने आया। मुझे रियाज किसी भी कीमत पे चाहिए, इसने दस्तगीर की आंखों में आंखें डालकर बेरहमी से कहा। दस्तगीर ने सर हिलाया और वहां से चला गया। जोया ने पानी का गिलास टेबल पर रखकर शहीद का हाथ पकड़ा। इसे दोबारा सोफे पर बिठाया। शहीद, पानी पियो। इसने पानी का गिलास इसके जानिब किया। शहीद ने सर नामे हिलाया। मैं पहले रियाज से मिलूंगा। इसका चेहरा स्पॉट हो गया था। शहीद, तुम होश से काम लेना। देखो
कुछ गलत मत कर बैठना। वो इसके जुनून से वाकिफ थी और अभी जो शहीर की आंखों में तासुर थे, इससे इसका दिल डर रहा था। इसने जोया को देखा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं सबको आग लगा दूंगा, मैं अरमान को जान से मार दूंगा। जोया ने ना में सर हिलाया। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो आयशा। शहीर ने इसके बाद मुकम्मल ही ना होने दी। वो चीखा, इससे अरमान की बीवी मत कहना, सिर्फ मेरी है, मैं ये शादी नहीं मानता। सोया इसकी बात पर सहमी थी, पर इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो शहीर, ये सच है, मेरे यहाँ तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं हो सकता। और क्या पता आयशा ने किन हालात में शादी की हो। तुम अब ठंडे दिमाग से काम लो। और इसे जोया की बात एक बार फिर काटी। और आयशा से दस्तबरदार हो जाओ। इसका अंदाज तंजिया था। जोया ने जवाब ना में दिया, जो जवाब सुनना भी नहीं चाहता था। मैं अपनी चीज़ों से इतनी जल्दी दस्तबरदार नहीं होता, मैं इन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता हूँ। इसका लहजा सर्द था। जोया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। तुम क्या करने वाले हो शहीर? इसने कामती आवाज में पूछा। शहीर ने नजरें अब नीचे ही थी। जब इसने निगाहें उठाई तो इनमें खून उतरा हुआ था। जोया को अपने दिल की धड़कनें सुस्त होती हुई महसूस हुई। मैं अब तूफान लाऊंगा, मैं सब बर्बाद कर दूंगा, वो कहता हुआ खड़ा हो गया था। मैं अरमान को जान से मार दूंगा, शहीर ने स्पॉटलाइट जैसे कहा। जितना मातम इसने करना था इसने कर लिया था। अब वो इस बार एक बार फिर खेल में वापस आ गया था। जोया ने चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा था। वो आयशा का शौहर है, तुम आयशा को दुख पहुंचाओगे? शहीर ने गर्दन तिरछी की। मैं आयशा के मामले में बिल्कुल सफाक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसका कितना नुकसान हो रहा है इन सब में। मैं बस अपनी आयश को अपने पास वापस लाऊंगा, फिर चाहे आयश भी अपना सब कुछ खो दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब अब सिर्फ अपनी मोहब्बत से है और मैं अपना मतलब पूरा करूंगा। इसने लम्हे का तवक्कुफ दिया, फिर बोला, किसी की परवाह किए बगैर। इसने आखिरी बात चबा चबा कर कही थी। वो कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। जोया ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। वो ये सब क्या हो रहा था इन सब के साथ? जब भी इन्हें लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया, कोई ना कोई मसला फिर से इनके सामने आ खड़ा होता था। इसे बस शहीर की परवाह थी। इसे भी आयशा से कोई सरोकार नहीं था। और कहीं ना कहीं वो दिल में भी दुआ कर रही थी कि शहीर को अब आयशा ना मिले। अरमान मलिक के बंगले में गहरी खामोशी छाई थी। सब इस वक्त अरमान के कमरे के बेड के गिर्द खड़े थे। आयशा को पूरे 2 घंटे बाद होश आया था और होश में आते ही इसे दोबारा शहीर की आंखें अपने सामने दिखाई देने लगी थी। मैंने अपने घर जाना है। वो रोने लगी। इसे लग रहा था कि जैसे अभी फिर कहीं से शहीर निकल कर इसके सामने आ खड़ा होगा और सबको बता देगा कि आयशा का इसके साथ ताल्लुक था। और अगर इसे सबको बता दिया तो वो कितनी बेइज्जती होगी और इसके अब्बू तक ये बात पहुंच जाएगी। ओ खुदा! इसने भीगी आंखों से सोचा और बैठने लगी थी कि अरमान ने इसे नरमी से टोका। नहीं, आप लेटी रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तेज बुखार है, आप आराम करें। आयशा को इसके कहने के बाद एहसास हुआ था कि इसका जिस्म जल रहा है। ये दूसरी बार था इसे सिर्फ शहीर के गुस्से से देखने पर ही इतना तेज बुखार हो गया था। अरमान इसके पास बैठ गया था। आपको क्या हुआ था? जी और माँ भी फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। आयशा अरमान के सवाल पर खामोश हो गई। वो अरमान को क्या बताए कि इसे अब कौन सा खौफ डरा रहा है। मुझे मेरे घर छोड़ा है, मुझे अब्बू याद आ रहे हैं। इसकी आवाज़ लरज रही थी। इसने बोला भी ठीक नहीं से नहीं जा रहा था। इसे कहीं ना कहीं अंदर से ही एक ऐसे लग रहा था जैसे शहीद दोबारा लौट आएगा। और वह खामोशी से चला गया था। पर अब वो आएगा तो साथ कोई बहुत बड़ा तूफान लाएगा। देखिए, आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको कैसे वहाँ छोड़ आऊँ? मैं ही नहीं बुला लेता हूँ। आयशा की जान निकल गई। नहीं नहीं नहीं, ना बुलाए, आप मुझे छोड़ाए। वो इसकी मिन्नतें करने लगी थी। माँ ने अरमान के शाने पर हाथ रखा और इसे बाहर आने का इशारा किया। अरमान इनके साथ ही बाहर चला गया तो जीएस के सामने साथ कमरे में ही रह गई। वो आयशा के पास आकर बैठी थी। तुम ठीक हो जाओगी, हम सब यही हैं। इसने आयशा का हाथ पकड़ और इसे तसल्ली दी। पर वो आयशा को इस वक्त कुछ भी तसल्ली बख्श नहीं लग रहा था। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। बाहर माँ अरमान को समझा रही थी। शायद आयशा को इसके घर वाले याद आ रहे होंगे। तुम इसे यूं ही बुला लिया इस शहीद की वजह से, जो पता नहीं क्या फूक कर चला गया, और घर में इतनी परेशानी हो गई। तुमने आयशा को रुखसती के वक्त भी देखा था, वो कितना रो रही थी। अब तुम इसे अचानक बुला लिया तो यकीनन उदास हो गई है। लड़कियां इन मामलों में एहसास होती हैं। मेरी मानो तो इसे छोड़ आओ, देखना वो कल तक ठीक हो जाएगी। माँ को इस वक्त जो ठीक लग रहा था उन्होंने कह दिया था। अरमान भी इनकी बात सोच में पड़ गया था और फिर इसने सर हिला दिया। ठीक है, मैं इन्हें कुछ देर में छोड़ आऊँगा। वो कहकर अंदर कमरे में माँ के साथ वापस आ गया था। जब इसने आयशा को कहा कि वो इसे कुछ देर में छोड़ आएगा तो पिछले गुजरते वक्त में पहली बार इसे ना सुकून महसूस हुआ था। पर दिल का डर भी अभी भी वैसा ही था। अब शहीद कब इसके सामने आता है और कब आकर क्या करेगा।
अक्षय के दिल की रफ्तार लम्हों के साथ साथ सुस्त पड़ रही थी। कमरे की खुली खिड़की से असर के साथ सूरज डूबता हुआ दिखाई देता था। धूप की सूरज अपने आंचल समेटकर दूर पहाड़ों पे चुप जाने को था। सर्द माइल सुर्ख रंग सड़क ये फैला था, जिसमें भी इनकी गाड़ी सूरज को अपनी पुश्त पर लिए चल रही थी। वो गाड़ी भी लागरो नातवा सीट की पुश से सटिक आकर बैठी थी। जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थी। इसे लग रहा था कि जैसे इसके जिस्म से जान निकल रही हो। मोहब्बत करना आसान था, पर अब यह ख्याल जान निकाल रहा था कि अगर वही मोहब्बत इनके सामने शादी के बाद आ गई तो वो क्या करेगी। इसे अब एहसास हो रहा था कि लड़कियों को मोहब्बत में भी सोच समझ कर करनी पड़ती है, कि अगर वो इनमें नामसंजी कर बैठे तो पूरी जिंदगी रुसवाई पीछा करती है। और वो इससे डरती छुपती घबराती फिरती हैं, हर आहट पर सहमती ही थी कि हर लहजे में खौफ खाती हैं। आशा भी इसी हाल से गुजर रही थी। पहले में शौहर बेटा गाड़ी चला रहा था और दिल हर पास से गुजरने वाली गाड़ी पर उछल जाता था। वो ना चाहते हुए भी इन्हें देखने लगती थी कि कहीं इनमें किसी गाड़ी में शहीद बैठा इसका पीछा तो नहीं कर रहा। वो खुद को बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी कर रही थी कि शहीद फिलहाल इसका पीछा नहीं कर रहा। इसका डर बेमायनी है, इसलिए इसने सीट से सर टिका लिया। अरमान सामने सड़क पर नजरें जमाए हुआ था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बस आंखों में फिक्र थी। लब खामोश हो गए थे तो लब खामोश हो तो आंखें बोलती हैं, और ये वो कहती हैं जो कहने का नहीं होता। दिल की जुबान आंखें होती हैं। ये दिल की कहती हैं और दिल की मानती हैं। दिल की वफादार आंखें। अरमान ने कुछ देर गाड़ी यूं ही खामोशी से चलाई, फिर इसने गर्दन तिरछी करके आंखें मूंदे बैठी आयशा के चेहरे को देखा। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अब आयशा की आंखें बंद करके बैठने से ऐसा लगता था कि वो फिर से बेहोश हो गई है। आयशा इसकी आवाज़ पर चौंकी। जी। इसने शायद सुना नहीं था। आपकी तबीयत ठीक है ना? अरमान ने सवाल दोहराया तो इसने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। अच्छी बात है। इसे इतना कहकर नज़र सामने कर ली थी और आयशा समझी कि इसकी बात मुकम्मल हो गई है, पर वो जब दोबारा बोला तो आयशा का दम निकलने लगा। शहीद की तरफ से मैं आपसे माजरत करता हूँ। मैं आपको आपके घर से ले आया और वो अचानक से बगैर मिले चला गया। ज़रूर आपको बुरा लगा होगा, पर मैं क्या करूँ, वो है ही ऐसा। पता नहीं इसे कब कौन कौन सी बात बुरी लग जाती है और नाराज़ होकर चला जाता है। इसने रुककर एक बार फिर आयशा की तरफ निगाहें की, जिसका रंग जर्दी माइल हो रहा था, जैसा इसके अकब में मौजूद डूबते सूरज का था, जिसके आगे परिंदे उड़े थे। इनकी परवान ऊंची थी। वो आज़ाद थे, बेफिक्र से खुश। पर आयशा ना खुश थी, ना ही आज़ाद। शहीर की मोहब्बत सच में इसके दिल पर काले बादलों की तरह मंडरा रही थी। इसके पैर की जंजीर, शहीर की मोहब्बत इसके हाथों में मौजूद अरमान की अंगूठी से बड़ा तोक बन गई थी। आयशा ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। इस हाल में थी ही नहीं कि वो जवाब दे सके। अरमान इसकी रंगत बुखार की वजह से ऐसी हो रही है समझ रहा था, इसलिए इसने अपनी बात जारी रखी। मुझे लगता है इसे माँ को देख लिया होगा, क्योंकि वो नाराज़ थी शहीर के आने से, इसलिए इसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। तभी वो वापस पलट गया। वो खुद से ही अंदाजा लगा रहा था। आयशा गायब दिमागी से इसे बस देख रही थी। शहीर का मौजूद तो वो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करके आई थी, पर ये क्यों अब भी इसके साथ साथ ही चल रहा था। वो बेबस होकर रह गई थी। अरमान ने एक बार फिर निगाहें सड़क पर डाल ली थी। आयशा ने दोबारा सड़क से सीट से टिका लिया था। इसे अपनी जानिब के लगे शीशे देखा तो इसे सूरज डूबता हुआ दिखाई देने लगा। काश मैं भी आज इसी के साथ ढल जाऊं। आज का सूरज मुझे कल का सूरज देखने के लिए ना छोड़ कर जाए। इसने निर्बल कमजोर होती हिम्मत से सोचा। सूरज तो अपनी किरणें लेकर बादलों से हटे दूर पर्वतों में जा छुपा था, पर आयशा कल का सूरज वो ऐसे बहुत से दूसरे आने वाले सूरज देखने के लिए बच गई थी। इसे भी साख्ता डूब जाने वाले पर रश्क आया और निकल कर आने वाले पे गुस्सा। जब इनकी गाड़ी आयशा के घर के पोर्च में रुकी तो शाम ने अपने पंख आसान को उड़ाए हुए थे। इसके परों पर चमकते हीरे जगड़ जगड़ कर रहे थे। नमाया चांद हल्का जर था। इसने बाहर आकर बदर को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। आसमान तेज नीला था, जिस पर हल्के हल्के बादल भी टुकड़ों में मौजूद थे। आयशा आम दिनों में ये मंजर देखती तो महबत हो जाती, पर आज इसके होश पहले से खता थे। इनके इस्तकबाल के लिए पहले ही दाखिली दरवाजे से आगे बने ऊंचे सीढ़ियों पे अम्मी अबू और सफियान खड़े थे। अब ये मेमुना अपने घर चली गई थी। बच्चों के स्कूल का मसला था, इसलिए, वरना इनका भी रहने का बहुत दिल था। पर बस वो दिल को मार चली गई। आयशा अपने अब्बू के गले लगी तो वो कुछ चौंके, फिर इसके जिस्म को हाथ लगाकर तपिश को महसूस किया। तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने अब इसका चेहरा अपने सामने की ओर से मुरझाया हुआ पाया। अम्मी अरमान के सर पर हाथ फेर रही थी। सुफियान भी इन्हीं से मिलने के इंतजार में खड़ा था। यूं ये वक्त बाप बेटी के नाम हम चुपके से हो गया। इसके सवाल पर इसे फिर से रोना आ गया, पर इसने हिम्मत करके जब्त से भीजे और इनके गले फिर से लग गई। बस हल्का सा बुखार हो गया है। अब उन्हें इसके गिर्द बाहें हलने की ली और इनका चेहरा बेचैन सा हो गया था। पर मेरे बच्चे, सुबह तो तुम ठीक थी, अब अचानक? सुबह भी ठीक नहीं थी अब्बू,
बस मेकअप की वजह से लग रही थी। अब मेकअप उतरा है तो रौनक ने भी चेहरे का साथ छोड़ दिया है। अब वो इसकी बात पर मुतमईन ना हुए। कुछ हुआ है तो बता दो, मैं सब संभाल लूंगा। आशा के दिल पर गुस्सा लगा। क्या कहे वो बाप को कि इसने एक मोहब्बत इनसे छुप कर की थी, जो ना मिली तो इसने आगे बढ़ने का सोचा, और जब वो आगे बढ़ी तो इन सब ने पहले ही रास्ते में जो मिली वो वही मोहब्बत थी जिसे वो भूलकर आगे बढ़ी थी। और अब इस मोहब्बत को सामने खड़ा देखा वो खुद शैल रह गई है। ना कदम उठते हैं, ना सांस चलती है। अब वो कुछ नहीं बोले। अब्बू कुछ नहीं हूँ, बस आप परेशान ना हो। इसका गला रन गया था, भराई आवाज पर काबू पाना मुश्किल था। इसीलिए वो अब्बू से जुदा हुई और नजरें चुराकर अम्मी की जानिब बढ़ गई। अरमान अब अब्बू से मिल रहा था। मिलने मिलाने का अब वो लोग अंदर आ गए थे। अम्मी ने भी जब आयशा के वजूद की तपिश महसूस की तो वो इसकी वजह पूछने लगी। आयशा ने भी वही जवाब दिया जो इसने अब्बू को दे कर दिया। पर अम्मी भी अब्बू के जवाब की तरह मुतमईन नहीं हुई थी। पर वो बोली कुछ नहीं थी, खामोशी से रात के खाने का इंतजाम करने चली गई थी। टेरेस पर खड़ी लड़की के खुले सीधे बाल कमर पर बिखरे थे। इनमें से कुछ आजाद लटें इसके चेहरे पर आ रही थी। मुलायम गोरी रंगत वाली जोया गहरी होती रात में रात का ही हिस्सा लग रही थी। स्लीवलेस नीले टॉप संग ट्राउजर पहने वो अपने से दूर मौजूद चांद पर नजर जमाए हुए थी, जो इस वक्त लॉन में बैठा था। इसका चांद शही जो पास होकर भी दूर था, वो इसे यकटक देख रही थी। वो इसको इन मोहब्बत को आज पहचानी थी। फोन पर इसने मोहब्बत सुनी थी, अब हकीकत में इसने मोहब्बत देखी थी। वो इसे आयशा की किस्मत की बुलंदी पर रश्क आया। वो कितनी खुशकिस्मत थी ना, जिसे कोई इतनी शिद्दत से चाहने वाला मैसर था, जो इसके लिए इस वक्त खाने पीने से मुंह मोड़कर परेशान बैठा था। खाने से इनकार शहीर ने किया था, भूख इस इनकार से जोया की मर गई थी। वो चाहती थी कि शहीर खाना खा ले, पर कहने और इसरार से में इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। शहीर के गुस्से से वो डरती थी। वो इसीलिए जो शहीर ने कहा वो मान गई और लॉन में बैठा शहीर दस्तगीर के आने का इंतजार कर रहा था। वो इससे मुसलसल राब्ते में था। वो इसे बार बार कॉल करके रियाज का पूछ रहा था। दस्तगीर ने इसे बताया था कि रियाज के घर पर ताला लगा हुआ है। गली मोहल्ले में पूछे पर सबने लाइलमी का इजहार किया है। शहीर ने तब भी इसे यही कहा था, दस्तगीर मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। और तब से दस्तगीर इसे जी जान से ढूंढ रहा था। लेकिन वो जब शहीर के सामने आया तो इसने वही जवाब दिया जो वो फोन पर दे रहा था। बॉस, मैंने इसे हर जगह तलाश कर लिया, जहाँ वो जा सकता था, पर वो कहीं नहीं था। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे कुछ आदमी इसे ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगा। शहर कुर्सी से खड़ा हुआ और जोया की तरफ इसकी पुश्त थी, पर अंदाजा कर सकती थी नीली आंखें स्पॉट और बेतासुर होकर भी आयशा के लिए मोहब्बत छाए हुए होंगी। शहीद दस्तगीर के सामने आकर रुक गया। उम्मीद नहीं कहो तुम्हें, यकीन है कि तुम इसे ढूंढ लाओगे, वो ठंडे ठाड़ लहजे में बोला था। शहीर को इसने पहली बार इतने गुस्से में देखा था। दस्तगीर ने बगैर तामुल से सर हिलाया। बॉस, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं रियाज को बहुत जल्द आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। शहीर ने गहरा सांस लिया और इसकी पीठ होकर आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी जोया बेचैन हुई थी, वो भी टेरिस से पलट गई। जब तक वो नीचे पहुंची शहीर गाड़ी लेकर जा चुका था। कहाँ गया है शहीर? वो शायद भाग कर रही थी, इसलिए तनफ्फुस बेतरतीब था। मालूम नहीं। दस्तगीर ने शाने झुकाए। सोया ने बेबसी से इसे देखा। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था। मैं बॉस से सवाल कैसे कर सकता हूँ मैम? वह हैरत से बोला। फिर तुम इसके साथ चले जाते। इसने सर को छूकर कहा तो सांस आहिस्ता आहिस्ता संभल रहा था। मैम, मैं इनके फैसले पर चलता हूँ, मैं इनके लिए खुद से फैसले नहीं ले सकता। दस्तगीर ने इसे याद करवाया तो वो खामोश सी होगी। दस्तगीर इसे ही देख रहा था, जो अब आहिस्ते से पलटकर अंदर की जानिब बढ़ गई थी। इसके अंदर जाने के बाद आसमान और चांद सब कुछ तन्हा रह गए थे। रात गहरी स्याही संग सबको तक रही थी। दस्तगीर भी बाहर की जानिब फोन कान से लगाकर बढ़ गया था। इसने किसी भी कीमत पर रियाज को जल्द से जल्द ढूंढना था। आयशा के घर के डाइनिंग हॉल में अम्मी के हाथ के बने खानों की खुशबू बिखरी थी। टेबल के ऐन ऊपर लगे जर्द कंदलनुमा लैंप्स जो लोहे की लंबी तारों के साथ लटके हुए जल रहे थे। हॉल में जानबूझकर इन लैंप्स के अलावा कुछ भी रोशन नहीं किया गया था। खिड़की को खोलकर वहां से चांद की रोशनी को अंदर आने की इजाजत दी गई थी। अरमान अब्बू के सामने वाली सरबराही कुर्सी पर बैठा था। सुफियान भी इसके साथ कुर्सी पर बैठा था। खाना अम्मी और आयशा ने मिलकर लगाया था। अम्मी ने इसे मना किया था कि वो बैठ जाए, अम्मी कर लेंगी, पर वो ना मानी और काम में लग गई। अरमान ने जब इसे नॉर्मल अंदाज में काम करते देखा तो वो मुतमईन हो गया कि अब आयशा कुछ बेहतर महसूस कर रही है। माँ ठीक कह रही थी कि आयशा को घर वाले याद आ रहे हैं। आयशा इसकी गहरी बोलती नजरों पर खुद पर महसूस कर सकती थी। वो जहाँ जा रही थी अरमान की नजरें इसका ताकुब कर रही थी। यही वो नजरें थी जिनसे आयशा मजीद शर्मिंदा हो रही थी कि इसका शौहर इससे मोहब्बत करता है और वह किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से इससे नजरें नहीं मिला रही थी। खाने की टेबल पर भी वो अब्बू के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगी कि अम्मी ने इसे टोककर अरमान के साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। वो खाना नहीं खाना चाहती थी, इसने बस थोड़े से चावल अपनी प्लेट में डाले थे। मुझे लगता है
मेरी बीवी को चावल कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इसके कानों में अरमान ने शरीर से सरगोशी करनी पड़ी। तो इसने चौंक कर इसे देखा। वो मुस्कान दबाकर इसे देख रहा था और फिर इसने चावलों वाली डिश से आयशा की प्लेट में और चावल डाल दे। आप ठीक से खाना खाएं, तबीयत जल्दी ठीक होगी। आयशा इसकी चावल डालने पर यूं बरह रास्त खताब पर दंग रह गई। इसने बेसाख्ता अब्बू को देखा जो नजरें झुकाकर खाना खा रहे थे, और आयशा का सर शर्म से झुक गया। टेबल पर मौजूद 3 लोग इस वक्त ऐसे नजरअंदाज कर दिया था जैसे अरमान ने आयशा से बात की ही नहीं। अगर की भी है तो उन्होंने नहीं सुनी। अरमान शायद नहीं जानता था कि आयशा के मिडिल क्लास घर में बीवियों को शादी के फौरन बाद ही इतनी अहमियत नहीं देते। वो बाप और भाई के सामने इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। इसीलिए मातल ने खास्ता चावल खाने लगी। अभी इसने चम्मच भरकर मुंह में ही डाला था कि इसका मोबाइल चीख उठा और वो उछल गई। सबने इसके मोबाइल की तरफ बजने से डरने पर इसे हैरत से देखा था, जिसकी स्क्रीन पर चमकते वाला नाम देखकर इसकी जान निकल गई थी। इसके हलक में ही चावल अटक गए। इसने वो भी ना निकले गए। सब इसे ही देख रहे थे। जब ये बात इसे महसूस की तो इसने मोबाइल उठाया और टॉक्सिक नामी नंबर से आने वाली कॉल को काट दिया। अनाबिया है, इसे हंसकर कहना चाहा पर हंस भी ना सकी, बस कह दिया। अरमान वगैरह दोबारा खाना खाने लग गए थे और आयशा का मोबाइल फिर दोबारा बजने लगा था। इसने 1-2 बार कॉल काटी पर कॉल मुसलसल आती रही। इसका इरादा अब फ़ोन बंद कर देने का था, पर इससे डर नहीं किया कि कभी शहीद अरमान के घर पर ही ना चला जाए, वहाँ जाकर इसकी अम्मी के सामने कुछ बता दे। इसलिए वो कुर्सी खिसका कर खड़ी होगी। लगता है कोई ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए बार बार कर रही है। मैं कॉल सुनकर आती हूँ। वो कहकर हाल से तेज़ी से निकल गई थी। बाहर से निकलने के बाद अब इसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी जहाँ वो खड़ी होकर शहीर से बात कर सके। बहुत इधर उधर देखने के बाद, पागलों की तरह जाने के बाद इसने लॉन में जाने का फैसला किया। इसके हाथ में मौजूद मोबाइल इसी तेज़ी से बज रहा था। आयश, दूसरी तरफ से हमेशा जैसा लहजा सुनाई दिया। मुझे कॉल क्यों की? इसने तनफ्फुर से पूछा। शरीर के लब भींच के वो लहजे में फ़र्क महसूस कर गया था। कहाँ हो इस वक्त? इसे खुद पर काबू करते हुए सवाल किया। आयशा का चेहरा तल्ख हो गया। आपको नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ हूँ, जबकि आपकी नज़रें तो हर वक्त मुझको देख रही होती हैं। इसने तंज किया था। शेर के दिल पर चोट पड़ी। नाराज हो मुझसे? इसने मोहब्बत से पूछा। मुझे आपसे नफरत है। मोहब्बत का जवाब नफरत से मिला, पर वो ये जहर पी गया। मुझे बताओ जल्दी, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं क्यों बताऊँ आपको? आप मेरी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। अब आप मेरी जान छोड़ दें। इसका गला रनने लगा था। इससे ज़्यादा तंज ना कर सकती थी और ना ही तल्ख हो सकती थी। मैं तुम्हारा नंबर भी ट्रेस करवा सकता हूँ, इसने जताया। आप अब मेरी ज़िंदगी अजाब बना सकते हैं। मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे तंग मत करें। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। वो रोने लगी। शहीद का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सवाल तो करने होंगे ना, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मुझे अब बताओ तुम कहाँ हो? मैं नहीं बताऊंगी। इसका लहजा अटल था और शहीद का दिमाग घूम गया। ठीक है, मत बताओ। पहले मैं इस जहन्नुम में आता हूँ जहाँ तुम दोपहर में मौजूद थी। अगर तुम वहाँ ना मिली तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे बात करनी है। इसके बाद पर आयशा का दम खुश्क हो गया। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, वो आजिज़ी से बोली। मैंने करनी है। वो जिद्दी बन गया। आप चाहते क्या है, मैं मर जाऊं? वो झुंझला गई। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर मर जाओ। तुमने रास्ते बदल लिए, अब मैं मरने वाला हो रहा हूं। बता दो कहाँ हो, वरना आज तुम कातिल बन जाओगी, शहीद मलिक की कातिल। मैं गाड़ी के ही मार लूंगा। वो फनकार कर बोला था। आयशा को समझ नहीं कि वो क्या कहे इसे। बताओ जल्दी, वो दोबारा बोला। आयशा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। मैं अपने घर में हूँ, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आज आपसे आखिरी बार मिलूंगी। इसके बाद मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी और ना ही मुलाकात करेंगे, इसने सर्द लहजे में कहा। वो आज शहीर से मिलकर मोहब्बत की कहानी ख़त्म करना चाहती थी। वो मिलकर कहना चाहती थी कि अब वो एक दूसरे को देखेंगे तो पहचानने ही बगैर आगे बढ़ जाएंगे, पर शहीर इसके जवाब पर इसे परेशान कर दिया था। एक बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, हमारी ना कभी भी कोई मुलाकात आखिरी होगी और ना ही बात। मैं तुमसे इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, याद रखना। इसे कहकर आयशा का जवाब सुने बगैर ही कॉल काट दिया और आयशा का दिल किया कि वो अपना सर किसी दीवार में दे मारे। नहीं, मैं मज़ीद इनके जाल में नहीं फंसूंगी। मैं आज इनसे हर ताल्लुक खत्म कर दूंगी। मैं अपने शोहर को धोखा नहीं दे सकती। इसने फैसला किया और अंदर चली गई। पीछे लॉन में घास पर बैठी रात इसके पास से आंखें मूंद ली थी। रात का सन्नाटा हर सू फैल गया था। अरमान मलिक के बंगले के रात अंधेरे में बिखरे थे। बंगले के बाहर सारी रोशनियां जली थी और अंदर भी हमेशा जैसा नीम अंधेरा था। माँ बाहर जाने का ही सोच रही थी, पर अब इनमें इनके बाजुओं और कोहनियों तक सुन हो गए थे। यूं लग रहा था जैसे इनके वजूद में किसी ने बाजू आधे काट दिए हैं और न जाने। वो जाने का इरादा तर्क करके बेड पर ही बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी।
इन्हें अपनी तबीयत हर रोज़ गिरती हुई महसूस हो रही थी। दिल घबराता रहता था। वो अक्सर काम करते करते भूल जाती थी कि आया वो क्या काम कर रही हैं। फिर सोचने के बाद इन्हें काम याद आता था। बंगले में पिछली जानिब दीवार पर कोई अकड़ू बैठा एहतियात से अतराफ में देख रहा था। इसके हाथ में मोबाइल था जिसने इससे घर के कैमरे और सिक्योरिटी अलार्म्स को हैक कर लिया था। इसने काली जींस की जेब में मोबाइल डाला और सामने देखा, मेन दरवाजे पर खड़े गार्ड्स इसी की जानिब पुश्ती। मास्क से छुपे चेहरे वाले ने खामोशी से लॉन में छलांग लगा दी। मुझे अब डॉक्टर से चेक करवा ही लेना चाहिए। उन्होंने अपने बाजू दबाते ही खुद कलामी की थी और उठकर वॉशरूम की जानी बढ़ गई थी ताकि चेहरे पर पानी के छींटे डाल सकें। वो वॉशरूम के अंदर जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे डालकर उन्होंने चेहरे को टॉवल से थपका और इसे स्टैंड पे लटकाकर वो बाहर निकल आई। वो मोहतात नजर अतराफ में डालकर तेजी से कदम उठाती एक दरवाजे के आगे रुक गई जिस पर लिखा था कि अंदर खतरा है। ये वो कमरा था जहाँ से अरमान बंगले की बिजली सप्लाई होती थी। इस कमजोर और लंबी कामत वाले ने एक पेन इसको दरवाजे के लॉक में डालकर घुमाया और गिनती गिनने लगा। 1, 2 और ये 3। टिक से लॉक खोलने की आवाज ने इसे दरवाजे को हाथ से धकेला तो वो खुलता चला गया। इसे अंदर पहुंचकर सामने देखा, इसके मुकाबिल बहुत से स्विच बटन और बोर्ड से। वो कुछ देर इन्हें देखता रहा, फिर इसने आगे बढ़कर तारों और बटनों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। माँ जो अभी वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग के सामने आई थी, हथेली पे लोशन डालकर इसे हाथों पे मल रही थी कि अचानक से चौंकी। इनका कमरा तारीक हो गया था। कमरे की खिड़की खुली थी जिससे चांद की रोशनी बाहर से अंदर आ रही थी। ये लाइट कैसे चली गई? उन्होंने ताज्जुब से सोचा था। ये इनके घर में शाज़ो नाज़र ही होता था कि वो लोशन को मलकर ड्रेसिंग के सामने से टेबल्स की जानिब आई। वहां से अपना मोबाइल उठाकर कमरे से निकल गई। कमरे से निकलते ही इन्हें सीढ़ियाँ उतरती जिया नजर आई जिसके हाथ में भी मोबाइल था। इसके मोबाइल की भी लाइट जल रही थी। मम्मी, ये लाइट को क्या हुआ है? इसे नीचे आकर पूछा। माँ ने शानिश कहा, मालूम नहीं। माँ ने कहकर मुलाजिम का आवाज दिया और वह इनके सामने जिन की तरह हाजिर हुआ था। वो शख्स अपना काम मुकम्मल करके कमरे से निकला और इसे दोबारा लॉक किया और इसी दीवार पर चढ़ गया जहाँ से वो आया था। दीवार फैलाने से पहले इसे एक मुस्कुराती नजर अंधेरे में डूबे बंगले पर डाली थी। ये लाइट क्यों क्या हुआ है माँ? माँ ने भरमी से पूछा। मैम, वही चेक करने गया था। मैंने कोशिश की पर शायद ज़्यादा मसला है। फ्यूज़ भी ठीक है, फिर भी लाइट नहीं आ रही। मुझे लगता है इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना पड़ेगा। माँ के चेहरे पर बेजारी फैल गई। जिया ने भी खौफ से मुलाजिम को देखा। तुम जल्दी बुलवाओ किसी को, मुझे ये अंधेरे बहुत बुरे लगते हैं घर में। माँ ने हुक्म दिया और जिया के साथ वहाँ से पलट गई। मुलाजिम भी उजलत से बाहर की जानिब बढ़ गया था। कुछ देर बाद वह एक इलेक्ट्रिशियन के साथ घर में दाखिल हुआ और मुलाजिम अपने इसी कमरे में ले गया था। वहाँ इलेक्ट्रिशियन ने कुछ तारों को इधर उधर किया और बोर्ड का जायजा लिया, फिर सर नामे हिलाकर कहा, मुझे एक बार पूरे घर की वायरिंग चेक करने दो। और फिर वो मुलाजिम के साथ घर में दाखिल हो गया। वो एक एक बोर्ड को चेक कर रहा था। कुछ कमरों में भी गया। मुलाजिम इसके साथ ही था। जब वो अरमान के कमरे में दाखिल हुआ तो इसने मुलाजिम को कहा, एक गिलास पानी मिलेगा? मुलाजिम कुछ देर इसे देखता रहा। इसका दिल था कि इसे अकेले छोड़कर जाने को, इसलिए इसने इनकार कर दिया। नहीं, तुम करके मेरे साथ नीचे जाओ, फिर पी लेना। कमजोर लंबी कामत वाले अट्रैक्शन के माथे पर बल पड़े और वो खामोशी से अपना काम करने लगा। इसने अरमान के कमरे के सारे बोर्ड चेक किए। फिर इसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा, वहाँ लैंपनुमा बल्ब था। इसने कुर्सी आगे की और इस पर चढ़कर इसका जायजा लेने लगा। इसका बटन कौन सा है? इसने मसरूफ से अंदाज में पूछा और मुलाजिम जो इसकी पुष्प पे खड़ा इसे ही देख रहा था, इसने जवाब दिया, ये वाला। दाएं जानिब लगी दीवार की तरफ इसने इशारा किया। तुम जाकर बटन दबाओ। मुलाजिम इसके कहते ही पलटा और इलेक्ट्रिशियन ने जेब से एक काला बटन जितना कैमरा निकालकर इस बल्ब के लैंप में फिक्स कर दिया। मुलाजिम ने इसे पीछे से आवाज़ दी, मैंने बटन दबा दिया है पर ये नहीं चला। मुझे लगता है हमें अब दोबारा वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए थे। वो कहकर कुर्सी से उतरा और इसी कमरे में वापस आ गया जहाँ घर की सारी बिजली सप्लाई की जाती थी। इसने दोबारा कुछ तारों को छेड़छाड़ की, इन्हें मरोड़ तोड़ कर जोड़ा और फिर बटन प्रेस किया तो लाइट आ गई। मुलाजिम का चेहरा खिल गया था और इलेक्शन का भी काम हो गया था। अब एक ने जो करवाना था वो इसमें कामयाब हो गया था और दूसरे ने जो करना था इसमें कामयाब हो गया था। वो मुलाजिम से अपनी उजरत लेकर अरमान मलिक के बंगले से निकल गया था। दस्तगीर साहब, काम हो गया है। इसने इलेक्ट्रिशियन से बाहर आकर दस्तगीर को कॉल मिलाकर कहा था। बहुत खूब, अब तुम कुछ दिनों के लिए रूपोश हो जाना। ऐसे सर ही लाया और जेब में मोबाइल डालकर वहां से चला गया। बंगला फिर से रोशन हो गया था, पर अब इस बंगले में मौजूद अरमान मलिक के कमरे को शहीर की आंखें हर वक्त देखेंगे। वर्षा पर से अब एक लम्हे के लिए भी नजर नहीं हटाना चाहता था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फिर मान ला।